नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दरअसल केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से अभिप्राय उन विधियों से है जिनके द्वारा किसी श्रेणी के चर का ऐसा मूल्य अर्थात औसत ज्ञात किया जाता है जो सारी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत हम आज शुरू करेंगे समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, औसत के उद्देश्य तथा कार्य, पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज, एक अच्छे औसत के गुण, एसेंशियल्स ऑफ अ गुड एवरेज, और व्यक्तिगत श्रृंखला में समांतर माध्य की गणना, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। तो शुरू करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, व्हाट इज अ सेंट्रल टेंडेंसी। इसे हम औसत मूल्य, एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और इकोनॉमिक्स के टेस्ट में स्टूडेंट्स ने अलग अलग मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब इन्हीं मार्क्स के आधार पर उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पता लगेगा कि अर्थशास्त्र में बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 30 हैं, तो उनके कितने कितने मार्क्स आए हैं उसे याद रख पाना आसान नहीं है। तो हम एक ऐसी वैल्यू लेते हैं, एक ऐसा मूल्य लेते हैं उन्हीं अंकों में से, उन्हीं मार्क्स में से, जिसके आधार पर यह पता लग जाए कि अर्थशास्त्र में बच्चे कैसा कर रहे हैं। और वह मूल्य एक ऐसा मूल्य होता है जो कि सभी आंकड़ों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता हो। और इसी मूल्य को हम फिर केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए 30 बच्चों की जो औसत है वह 60 अंक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक छात्र लगभग 60 अंक इकोनॉमिक्स में प्राप्त कर रहा है। तो यह केंद्रीय प्रवृत्ति हुई। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय किसी सांख्यिकी श्रृंखला के केंद्रीय मूल्य या प्रतिनिधि मूल्य से है। इसी को हम औसत भी कह देते हैं। तो कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि औसत क्या है। तो औसत वह संख्या है जो समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। अब हमारे लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि जो हम एवरेज निकाल रहे हैं उसका क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, या ये जो एवरेज है इसके क्या कार्य हैं, इसका क्या काम है। तो अब हम करेंगे औसत के उद्देश्य तथा कार्य, पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज। फर्स्ट पॉइंट है संक्षिप्त विवरण। औसत जटिल और अव्यवस्थित आंकड़ों की मुख्य विशेषताओं का एक सरल तथा संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में किया, 30 स्टूडेंट्स हैं और इकोनॉमिक्स में जो उनके प्राप्त अंक हैं उसकी एवरेज 60 आई थी। नेक्स्ट पॉइंट है तुलना। औसत की सहायता से आंकड़ों के 2 या 2 से अधिक समूहों की तुलना की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना पंजाब से करके यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है या कम है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति निर्धारण। नीतियों के निर्धारण में औसत से सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है, तो सरकार को नीति बनाने में सहायता मिलती है जिसके द्वारा औसत आय में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है सांख्यिकी विश्लेषण। सांख्यिकी विश्लेषण काफ़ी सीमा तक औसत के अनुमान पर आधारित है। उदाहरण के लिए किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का औसत
निकालकर यह विश्लेषण किया जा सकता है कि किस विषय में विद्यार्थी अधिक कमजोर हैं। अब है एक अच्छे औसत के आवश्यक गुण कि क्या क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे औसत में, और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके गुण इस प्रकार हैं: स्पष्ट और स्थिर। एक अच्छा औसत स्पष्ट और स्थिर होता है, इससे अनुसंधान कार्य में शुद्धता आती है। प्रतिनिधित्व। औसत सारे समूह की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह श्रृंखला की सभी मदों पर आधारित होता है। सरलता। औसत समझने में सरल होता है और सरलता से इसे निकाला जा सकता है। निश्चितता। औसत एक निश्चित संख्या होती है तथा उसको आर्थिक विश्लेषण के आधार पर प्रयोग किया जा सकता है। बीजगणितीय विवेचन। एक अच्छा औसत ऐसा होता है जिसका गणितीय तथा बीजगणितीय विवेचन संभव होता है। निरपेक्ष संख्या। औसत एक निरपेक्ष संख्या होती है। प्रतिशत या अन्य किसी सापेक्ष रीति से व्यक्त संख्या औसत नहीं कहलाती। औसत एवरेजेस दो प्रकार के हैं: गणितीय औसत मैथमेटिकल एवरेजेस और स्थिति संबंधी औसत पोजिशनल एवरेजेस। गणितीय औसत को हम 3 भागों में बांटते हैं, या यह भी 3 प्रकार का है: समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, और हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि +1 में हम केवल समानांतर माध्य को ही, अर्थमेटिक मीन को ही करेंगे। वैसे स्थिति संबंधी औसत को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, या यह भी 3 प्रकार का है: मध्य का, मीडियन, विभाजन मूल्य, पार्टीशन वैल्यू, भूष्टिक या बहुलक, मोड। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं मैथमेटिकल एवरेजेस में समांतर माध्य को, अर्थमेटिक मीन को। तो समांतर माध्य है क्या? समांतर माध्य किसी श्रृंखला की सभी मदों का एक औसत है, या समांतर माध्य वह संख्या है जो किसी श्रृंखला के सभी मदों के मूल्यों के जोड़ को मदों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए विनोद एक सप्ताह में 5, वीरेंद्र 6, हरीश 7, अतिल 8 तथा अनिल 9 क्रिकेट के मैच खेलते हैं, तो उनके द्वारा खेले जाने वाले मैचों का समांतर माध्य इस प्रकार निकाला जाएगा। मैचों की कुल संख्या कितनी हुई? 35, और कुल मदें या खेलने वालों की संख्या कितनी है? 5। तो समांतर माध्य जिसे हम मीन कहते हैं कैसे निकलेगा? मदों का कुल मूल्य बटा मदों की संख्या। 35 भाग 5 बराबर है 7, अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा 7 मैच खेले जाते हैं प्रति सप्ताह। ये समांतर माध्य भी 2 प्रकार का होता है: सरल समांतर माध्य, सिंपल अर्थमेटिक मीन। सरल समांतर माध्य वह माध्य है जिसमें किसी श्रृंखला की सभी मदों को समान महत्व दिया जाता है, और दूसरा है भारित समांतर माध्य, वेटेड अर्थमेटिक मीन। भारित समांतर माध्य वह माध्य है जिसमें किसी श्रृंखला की विभिन्न मदों को उनके तुलनात्मक महत्व के अनुसार भार दिया जाता है। लेकिन जो ज़्यादा जरूरी है वो है सरल समांतर माध्य। तो हम इसे करेंगे। अच्छा, पहले के वीडियोस में आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि श्रृंखलाएं 3 प्रकार की होती हैं जो सीरीज है: व्यक्तिगत श्रृंखला, इंडिविजुअल सीरीज, खंडित आवृत्ति श्रृंखला, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज, तथा आवृत्ति वितरण या अखंडित श्रृंखला, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन तीनों श्रृंखलाओं में जो हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे उसको हम अलग अलग विधियों से
ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला। इसमें सरल समांतर माध्य की गणना किस प्रकार हम करते हैं। तो ऐसे में समांतर माध्य ज्ञात करने की दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड तथा लघु विधि शॉर्टकट मेथड। लेकिन उससे पहले व्यक्तिगत श्रृंखला क्या है एक बार इसको हम फिर से कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप प्रकट किया जाता है, अर्थात इसमें किसी भी मद की आवृत्ति नहीं होती, फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होती है। तो अब करते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना व्यक्तिगत श्रृंखला में। इसका फार्मूला है x बार बराबर है सिग्मा x ओब्लिक n। अच्छा, ये जो x की बार है, सिग्मा x है, n है, ये हम कैसे लेंगे? तो इसे जानने के लिए हम पिछला उदाहरण लेते हैं। जो उदाहरण था कि विनोद एक सप्ताह में 5, वीरेंद्र 6, हरीश 7, अतिल 8 और अनिल 9 क्रिकेट के मैच खेलते हैं। तो हमने इनका समांतर माध्य निकाला था। तो यहाँ पर जो समानांतर माध्य है उसको हम x बार से डिनोट करते हैं। जो मैचों की कुल संख्या है अर्थात मदों का कुल मूल्य है, कुल जोड़ है, उसे हम सिग्मा x से डिनोट करते हैं। और जो मदों की संख्या है, कुल कितने खेलने वाले हैं 5, तो मदों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा x 35 हुआ। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना, जमा करना, ऐड करना। यहाँ पर x1, x2, x3 और सो ऑन, इसी तरह से xn तक अंतिम जो हमारे पास मूल्य दिया गया हो उनको हम जोड़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास यह मूल्य है 5, 6, 7, 8 और 9। तो इनको जोड़कर जो सिग्मा x आया वो 35 है। तो n हमारे पास 5 है। तो जो हमारा समानांतर माध्य आता है x बार आता है वो है सिग्मा x बटा n। 35 भाग 5 बराबर है 7। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसे करते हैं प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक मोहल्ले के 8 परिवारों की मासिक आय निम्नलिखित है और ये मासिक आय आपके पास रुपए में दी गई है 70, 10, 500, 75, 13, 250, 8 और 12। अब हमने इसका समांतर माध्य निकालना है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला है x बार बराबर है सिग्मा x बटा n। तो हमने यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, सिग्मा x और n। n है मदों की संख्या, तो मदों की संख्या तो 8 है और सिग्मा x का मतलब हुआ कि जो मासिक आय है उसको हमने जोड़ना है। पहले भी बताया जा चुका है कि सिग्मा का अर्थ है जोड़ना, प्लस करना। तो हम इसे सॉल्व करना सीखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में आपके पास परिवारों की संख्या दी गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और n आपके पास हो गया 8। दूसरे कॉलम में आपके पास मासिक आय जो कि रुपए में है उसे लिया गया है और इसे हम डिनोट करते हैं x से 70, 10, 500, 75, 13, 250, 8 और 12। अब हमने इनका जोड़ निकालना है, सिग्मा x निकालना है। तो जितनी भी ये मूल्य दिए गए हैं मासिक आय के हम इनको जोड़ेंगे। तो सिग्मा x हमारे पास आता है 938। अब हम इसे फार्मूले में पुट कर देंगे और यह हो जाता है x बार बराबर है 938 बटा 8। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 117.25। अब हम सीखेंगे लघु विधि शॉर्टकट मेथड द्वारा समांतर माध्य की गणना करना व्यक्तिगत श्रृंखला में। तो लघु विधि का जो फार्मूला है वो है x बार बराबर है a प्लस सिग्मा d अपॉन n। यहाँ पर a से अभिप्राय है एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य, जो हम x में से लेंगे अपनी इच्छा अनुसार। और यहाँ पर अब सिग्मा x नहीं, हमने ज्ञात करना है सिग्मा d।
डी का अर्थ है डेविएशन, विचलन। विचलन का अर्थ है अंतर, डिफरेंस। किसके बीच में डिफरेंस? जो हमारे पास मदों का मूल्य है, x1, x2, x3 जो है, और जो हमारे पास एज्यूम्ड मीन है उनका अंतर। और इसे हम ज्ञात करते हैं d बराबर है x माइनस a। और जब हमारा सभी मदों से संबंधित यह विचलन, ये डेविएशन निकल आएगा, तो हम फिर उसे आपस में जोड़ देंगे, अर्थात हमारे पास फिर सिग्मा d आ जाएगा। तो अब हम इसी प्रश्न को, जो मोहल्ले के 8 परिवारों की मासिक आय था, उसका समांतर माध्य निकालते हैं लघु विधि के द्वारा। सबसे पहले वही माइंड में आपने क्या रखना है, फार्मूला। तो x बार बराबर है a प्लस सिग्मा d अपॉन n। अब n तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, परिवारों की संख्या जो कि 8 है। हमें चाहिए a, एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। और एक कल्पित माध्य हम लेंगे x में से, अपनी कल्पना के आधार पर, अपनी इच्छा अनुसार। तो यहाँ पर मैं इसे 500 ले रहा हूँ कल्पित माध्य को, आप किसी अन्य संख्या को भी ले सकते हैं। कोशिश यही करना कि जो लगभग बीच में आए या जिससे आपकी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, आप उसको कल्पित माध्य ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कल्पित माध्य 500 लिया है। अब हमें चाहिए सिग्मा डी, विचलनों का जोड़। और सिग्मा डी निकालने से पहले हमने डी निकालना है, जो कल्पित माध्य से विचलन है उसे हमने ज्ञात करना है। और डी कैसे निकलेगा, x माइनस a। तो x हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, उसमें से जो पहली मद का मूल्य वो है 70, तो 70 में से हम 500 को घटाएंगे और यह आता है माइनस 430। वैसे ही 10 में से हम 500 को घटाएंगे, यह आता है माइनस 490। इसी तरह हम इसे आगे भी 8वीं मद के मूल्य तक ज्ञात करेंगे। और उसके पश्चात हम इसे आपस में जब जोड़ लेते हैं तो हमारे पास सिग्मा डी आता है माइनस 3062। अब हम लघु विधि का फार्मूला लिखेंगे और जो भी वैल्यूज हैं, n है, a है और सिग्मा d है, उनको लिख देंगे। तो x बार बराबर है 500 जमा माइनस 3062 अपॉन 8, और यह आपके पास आता है 382.75 माइनस में। तो x बार बराबर है 500 प्लस ब्रैकेट में माइनस 382.75। और क्योंकि ब्रैकेट में हमारे पास माइनस है, बाहर प्लस है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आता है x बार बराबर है 500 माइनस 382.75, और इस तरह आपका समांतर माध्य आता है x बार बराबर है 117.25 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि का प्रयोग करके हमारा आंसर एक जैसा ही आता है। तो ये थी व्यक्तिगत श्रृंखला में समांतर माध्य की गणना, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा और लघु विधि के द्वारा। बिल्कुल आसान है। हाँ, फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है और इसे आप याद करने के लिए अलग से भी लिख सकते हैं। फिर भी किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब आपके सामने यहाँ एक वर्कशीट दी गई है, आपने इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। और अब हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।